Good afternoon, friends. Today I am going to discuss with you special contracts. Friends, special contracts are the contracts which are very special in its nature. Special contracts are also called as specific contracts. Friends, special contracts include contract of indemnity and contract of guarantee. It also includes contract of bailment and the contract of agency. Now let us understand what is meant by contract of indemnity. As per section 124, a contract of indemnity is defined as a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि अगर दूसरी पार्टी को किसी वजह से लॉस होता है तो वो लॉस जो है वो उसकी कॉम्पेंसेशन, उसकी नुकसान की भरपाई करके देने का काम जो प्रॉमिसर है वो प्रॉमिसी को करेगा. ठीक है. नाउ यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का एग्जांपल हम इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर का एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो पॉलिसी होल्डर होता है वो प्रॉमिसी होता है और इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो प्रॉमिसर होती है जो प्रॉमिसी को प्रॉमिस करती है कि अगर कोई लॉस आपको होता है तो उस लॉस का नुकसान का भरपाई करके कॉम्पेंसेशन देने का काम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी. तो इस केस में, इस एग्जांपल के अंदर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंडेमनिटी फायर होती है एंड जो पॉलिसी होल्डर होता है वो इंडेमनिटी होल्डर होता है. ओके. हम एक एग्जांपल से समझते हैं. ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द consequences of any proceeding which C may take against B in respect of certain sum of rupees 2000. Okay. Now this is an express contract of indemnity. A is called as indemnifier and B is called as indemnity holder. ओके. नाउ देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि ए बी को इंडेमनीफाई करने की प्रॉमिस करता है कि अगर बी को कोई नुकसान होता है सी के कारण से तो उसकी भरपाई करके 2000 रुपये तक की भरपाई करके देने का जो काम है वो ए करेगा. ठीक है. तो ए जो है वो इंडेमनिटी फायर है और बी जो है वो इंडेमनिटी होल्डर है. ओके. नाउ इन शॉर्ट वी कैन से दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट between the indemnity fire and indemnity holder. Okay. Contract of indemnity is a contract between the indemnity fire and indemnity holder. ठीक है. Now we'll understand that what are the essential features of contract of indemnity. Friends, contract of indemnity के essential features हैं कि नंबर 1 पहला essential feature है कि actual loss to the promisee. एक्चुअल लॉस टू द प्रॉमिसी मतलब जो प्रॉमिसी है उसको एक्चुअल लॉस हुआ रहेगा उतना ही उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा. ठीक है. उससे ज़्यादा कॉम्पेंसेशन वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. वी कैन से दैट अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द प्रॉमिसी और इंडेमनिटी होल्डर must have actually suffered a damage or loss before he can hold the promisor liable for the actual loss. Okay. जब तक उसे कोई डैमेज या लॉस नहीं फेस करता वो इंडेमनिटी होल्डर, तब तक जो प्रॉमिसी है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उसे उसके नुकसान की भरपाई कर दे. ठीक है. देन दूसरा इसेंशियल फीचर मतलब पहला इसेंशियल फीचर था एक्चुअल लॉस टू प्रॉमिसी. जो प्रॉमिसी है उसको एक्चुअल लॉस होना चाहिए. दूसरा इसका इसेंशियल फीचर है एन ऑब्जेक्ट और ए कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल. Okay, so we can say that actual loss must be bared by the promisee, means faced by the promisee, then only the promisor will bear the loss. Okay, and compensate the promisee. Okay. Now the next essential feature was an object or consideration must be lawful. जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है उसका ऑब्जेक्टिव और उसका जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, दोनों भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए. ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मस्ट बी लॉफुल, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड. ओके. सो कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज एग्जॉस्ट नहीं हो सकता. ठीक है. सो ये दूसरे दो इसेंशियल्स है. और नेक्स्ट है the contract of indemnity may be expressed or it may be implied also. Okay. So contract of indemnity जो है वो
ओरल वर्ड्स से एक्सप्रेस भी किया जा सकता है या रिटन वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है या बाय द कंडक्ट यानी किसी तरह इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो हो सकता है, ठीक है, एज द सर्कमस्टेंसेस मे बी। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मे बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ओके, नाउ these were the essential features of the contract of indemnity. Now let us move to the next point, that what are the rights of indemnity holder, means promisee। जो promisee होता है उसके क्या क्या rights होते हैं। फ्रेंड्स, अंडर सेक्शन 125 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर का जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर जो पार्टी होती है इंडेमनिटी होल्डर, उस प्रॉमिसी के राइट्स जो है वो सेक्शन 125 के अंदर डिफाइन हुए हैं, ठीक है। नाउ सेक्शन 125 ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स दैट इंडेमनिटी होल्डर हैज़ फ्यू राइट्स। नाउ विच आर दोज राइट्स? फर्स्ट राइट इज ऑल डैमेजेस। ऑल डैमेजेस, पहला राइट जो है इंडेमनिटी होल्डर का वो है ऑल डैमेजेस। ऑल डैमेजेस मीन्स विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे in any suit in respect of a matter to which the promise to indemnify applies। मतलब सारे वो डैमेजेस जो उसको फेस हुए हैं, जो इंडेमनिटी होल्डर है, फॉर एग्जांपल पॉलिसी होल्डर है अगर इंश्योरेंस का, तो उसे जितने भी लॉसेस हुए हैं, जितना भी उसका डैमेज हुआ है, उन सारे डैमेजेस को उसे जो जो कुछ डैमेजेस के लिए एक्सपेंसेस पे करना पड़े हैं, वो कंपेल हुआ है, वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो उस डैमेजेस के उसको वो भर के मिलने चाहिए। ओके, सो ऑल डैमेजेस का पॉइंट हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऑल डैमेजेस विच, पहला इसेंशियल राइट जो है इंडेमनिटी होल्डर का वो है टू गेट ऑल द डैमेजेस indemnified, means all damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of a matter to which he promised to indemnify applies। जिसके लिए उसे प्रॉमिस किया गया है कि उसके नुकसान की भरपाई करके दी जाएगी, वो सारे डैमेजेस जो है उसे भर के मिलने चाहिए, ठीक है। देन दूसरा इसेंशियल जो इंडेमनिटी होल्डर का यानी प्रॉमिसी का राइट है वो है ऑल कॉस्ट्स, मीन्स all cost which he may be compelled to pay in any such suit provided he acted prudently or with the authority of the indemnifier। means सारे वो cost जो उसे पे करने पड़े हैं, जो उसे नुकसान हुआ है, उस नुकसान को बेयर करते करते जितने सारे एक्सपेंसेस उसे कॉस्ट फॉर्म में जो पे करने पड़े हैं, वो कॉस्ट भी उसे रिकवर करके इंडेमनिटीफायर ने देने चाहिए। ओके, तो ये उसका राइट है कि अपना जो कॉम्पेंसेशन है, मेन कॉम्पेंसेशन जिसके लिए उसको एश्योरेंस मिला है, वो तो उसे मिलना ही चाहिए। उसके एक्चुअल जितने डैमेजेस हुए हैं उसका तो उसे जो भी कॉम्पेंसेशन है वो मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ वो कॉम्पेंसेशन मिलाने तक के लिए उसे बीच में जितने सारे कॉस्ट इनकर करने पड़े हैं वो भी उसे मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का एक कस्टमर है और एक शॉपकीपर है, उन दोनों के बीच में अगर ग्रीवेंस हो गया है और जो ग्रीवेंस करने वाला मतलब जिसको नुकसान मिला है, जिसको नुकसान उठाना पड़ा है, उसने अगर सपोज़ कोर्ट ऑफ लॉ में केस किया है और उसके लिए जो लॉयर की फ़ीस वगैरह उसने पे की है, वो सारे कॉस्ट भी रिकवर करके आपको मिलने चाहिए, राइट। तो उसकी कॉस्ट की रिकवरी, जितने सारे एक्सपेंसेस अपना न्याय मिलाने के लिए उसने अपना कंपेंसेशन उसे मिले, इस हद तक उसने जो जो कुछ खर्च उठाए हैं वो सारे कॉस्ट जो है वो उसे इंडेमनिफाई करके मिलने चाहिए, ठीक है। देन थर्ड जो इंडेमनिटी होल्डर का राइट है वो है राइट ऑफ गेटिंग ऑल सम्स, SUMS, राइट ऑफ गेटिंग ऑल सम्स। ऑल सम्स which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit, provided the compromise was prudent or authority by the indemnifier. Okay, now moreover the indemnity holder can sue for a specific performance of the contract of indemnity if he incurs an absolute liability which is covered by the contract of indemnity। Friends, आपको ये ध्यान में रखना है कि सारे वो सम्स जो उसने पे किए हैं
वो सारे सम्स के लिए जो मीन्स जो टर्म्स कॉम्प्रोमाइज़ करते वक्त भी अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ में सूट किया है और उस सूट करते वक्त भी जो भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं और वो प्रूडेंट है, तो जो इंडेमनिटी होल्डर है उसे वो सारे सम्स की रिकवरी भी करके इंडेमनिटी फायर ने देनी होगी. सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट इंडेमनिटी होल्डर के प्रोमिनेंटली 3 राइट्स है. पहला राइट है राइट टू गेट बेनिफिट और कॉम्पेंसेशन ऑफ ऑल डैमेजेस. देन सेकेंड उसका राइट है राइट टू गेट द compensation of all the costs which he was compelled to pay for getting the what we can say that when he has incurred any suit in the court of law, and when he has to receive any justice during that particular period of demanding the justice, whatever cost he has incurred, he is supposed to get that from the indemnity fire. ओके, सो ये सेकेंड उसका राइट था इंडेमनिटी होल्डर का, राइट टू गेट ऑल द कॉस्ट. एंड तीसरा उसका राइट है, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर है राइट टू गेट ऑल द सम्स विच he may have paid under the terms of compromise. Okay, right against all the sums, SUMS, all the sums which he may have paid under the terms of any compromise. Okay, सो ये 3 इम्पॉर्टेंट राइट्स है इंडेमनिटी होल्डर के जो आपको ध्यान में रखने हैं. ठीक है, पहला राइट था राइट टू गेट ऑल डैमेजेस, दूसरा था राइट टू गेट ऑल कॉस्ट, एंड नंबर 3 राइट टू गेट ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. That is next concept, that is contract of guarantee. Friends, contract of guarantee is a contract between the 3 parties. ये इसका essential feature है कि contract of guarantee एक ऐसा special contract है कि जिसके अंदर 3 parties होती हैं. ठीक है, contract of guarantee जो है अंडर सेक्शन 126 डिफाइन हुआ है, और नेमली contract of guarantee के अंदर 3 parties होती है. एक होता है श्योरिटी, यानी आप उसे गारंटर भी बोल सकते हो, जो अश्योरेंस दे रहा है किसी पार्टी का. देन दूसरी पार्टी होती है प्रिंसिपल डेटर, जिसको वो अश्योरेंस दे रहा है. एंड एक होता है क्रेडिटर, जिसकी गारंटी वो गारंटर ले रहा है. मतलब 3 पार्टी हो गई. एक जो है सपोज लोन देने वाला पर्सन है, वो हो गया प्रिंसिपल डेटर. आप लोन दे दो और जो क्रेडिट लेने वाला पर्सन है वो अपना लोन रीपे करेगा. इसकी गारंटी देने वाला जो पर्सन है उसे श्योरिटी या गारंटर बोलेंगे, और जो लोन ले रहा है उसे हम क्रेडिटर बोलेंगे. ओके, तो इस तरह से 3 पार्टी हो गई. हम एक शॉर्ट एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि ए लोन देने वाला पर्सन है, बी लोन लेना चाहता है, लेकिन ए की कंडीशन है कि अगर सी गारंटी देता है बी की तो ही मैं बी को लोन दूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट गिव लोन. तो ए हो गया प्रिंसिपल डेटर, ओके, और बी हो गया आपका प्रिंसिपल डेटर मीन्स क्या, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन. ओके, यानी प्रिंसिपल डेटर कौन हो गया, बी हो गया, और ए जो है वो क्रेडिट देने वाला है, मतलब लोन देने वाला है, तो क्रेडिटर कौन हो गया, ए हो गया. प्रिंसिपल डेटर मतलब जो लोन देने वाला है, लोन लेने वाला है, सॉरी, लोन लेने वाला जो है वो प्रिंसिपल डेटर हो गया. ओके, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डेटर. एंड तीसरा जो है वो है गारंटर और श्योरिटी. ठीक है, सो तीनों पार्टीज़ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से अच्छे से ध्यान में ले लो कि ए, बी और सी 3 लोग हैं. ए जो है वो लोन देने वाला है, क्रेडिट देने वाला है, यानी क्रेडिटर है. बी है जो लोन लेने वाला है, वो प्रिंसिपल डेटर है. और बी की गारंटी जो लेने वाला है कि अगर बी नहीं पे करेगा ए को तो मैं पे करूँगा, तो वो है सी. तो सी जो है वो श्योरिटी या गारंटर हम उसे कह सकते हैं. ठीक है, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट अंडर सेक्शन 126 the contract of guarantee is defined. A contract of guarantee involves 3 parties: surety, principal debtor and creditor. Okay, a contract of guarantee is also called as suretyship contract.
Okay, and it is defined as a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person, okay, of a third person in case of his default. यानी एक पर्सन गारंटी दे रहा है कि अगर कोई थर्ड पर्सन डिफ़ॉल्ट कमिट करता है तो जो प्रॉमिस देने वाला पर्सन है, गारंटी देने वाला पर्सन है, वो उसका डिफ़ॉल्ट जो है उसकी भरपाई करके देगा. ठीक है. सो इन तीनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहलाएगा. किन तीनों के बीच में? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये तीन पार्टीज़ के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है. इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन थ्री पार्टीज़. नंबर वन क्रेडिटर, नंबर टू प्रिंसिपल डेटर जो लोन ले रहा है, क्रेडिटर जो लोन दे रहा है, एंड श्योरिटी या गारंटर जो गारंटी दे रहा है प्रिंसिपल डेटर की. ओके. सो आई थिंक you might have understood. Now we will understand what are the essentials of a contract of guarantee. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के क्या इसेंशियल फीचर्स हैं? सबसे पहला फ्रेंड्स इसका इसेंशियल फीचर है कि इसके अंदर तीन पार्टीज़ होती है. ओके. सो नंबर वन, फर्स्ट इसेंशियल फीचर, इट इंक्लूड्स थ्री पार्टीज़, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज tripartite privity of contract. It is called as tripartite privity of contract. TRIPARTITE. Okay. Tripartite privity. PRIVITY. Privity of contract. Okay. A contract of guarantee or suretyship is characterized as tripartite privity because it includes three prominent parties such as principal debtor, creditor and surety or guarantor. ओके. सो ये पहला फीचर है इसका कि इसके अंदर कितनी पार्टीज़ होती है? तीन पार्टीज़ होती है. नाउ सेकंड जो इसका फीचर है वो है कंसिडरेशन फॉर गारंटी. नाउ ये फीचर को आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है दैट कंसिडरेशन फॉर गारंटी, सेकंड फीचर है कंसिडरेशन फॉर गारंटी. It is not necessary that there should be some benefit to the surety himself. ये ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसके अंदर जो गारंटी देने वाला पर्सन है, गारंटर जो है, इसको कोई भी तरह का कंसिडरेशन मिलना ज़रूरी नहीं है. मीन्स बिना कंसिडरेशन के भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है. ओके. सो ये स्पेशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर कंसिडरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट ये नेसेसरी नहीं है. तो पहला फीचर था इट इंक्लूड्स थ्री पार्टीज़, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी. और दूसरा फीचर है कि इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कंसिडरेशन फॉर गारंटी इज़ नॉट नेसेसरी फॉर श्योरिटी. श्योरिटी मतलब गारंटर. गारंटर को अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा. ओके. और ये वॉइड नहीं कहलाएगा. ठीक है. देन आपका जो तीसरा इसका फीचर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लायबिलिटी. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लायबिलिटी का मतलब है इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच प्राइमरी लायबिलिटी इज़ ऑफ प्रिंसिपल डेटर. In case he commits any default, then only the liability of guarantor or surety will come into picture. Therefore, we can say that liability to repay the debt is primary liability of the principal debtor. If he makes the default, then only the secondary liability will occur for the guarantor. यानी कि अगर प्रिंसिपल डेटर जो उधार ले रहा है वो अगर डिफ़ॉल्ट कमिट करता है तो ही सेकेंडरी लायबिलिटी जो है गारंटर की वो ऑकर होगी. अदरवाइज गारंटर पिक्चर में नहीं आएगा. गारंटर को बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. गारंटर कब सामने आएगा, उसकी लायबिलिटी कब ऑकर होगी? अगर पहले ने, मतलब जो प्रिंसिपल डेटर है उसने अगर कोई डिफ़ॉल्ट कमिट किया, उसने जो रीपेमेंट करने का वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया, तो ही गारंटर को अपना जो वादा है, अपना जो प्रॉमिस है वो पूरा करना पड़ेगा. मतलब पहली प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल डेटर की. और सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी है? श्योरिटी या गारंटर की. ठीक है. सो तीसरा पॉइंट इसेंशियल फीचर था द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लायबिलिटी. और इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना है? दैट द लायबिलिटी ऑफ ए गारंटर इज ऑफ सेकेंडरी नेचर वेयर एज द लायबिलिटी ऑफ the principal debtor is primary in nature
If he commits any default in repayment of loan, then only the liability of liability of surety comes into existence. Okay, then चौथा जो इसका essential feature है वो है surety's distinct promise to be answerable. Okay, surety's distinct promise to be answerable. फोर्थ इसका essential feature है surety's distinct promise to be answerable. Okay, we can say that in a contract of guarantee there must be a distinct promise, a different promise made by the guarantor to be answerable for the liability of the principal debtor in case of his default. Okay, thus for example we can say A says to B, lend money at interest to C. If C does not repay, I shall do so. ओके, इस तरह से स्पेशली श्योरिटी की लायबिलिटी होगी कि उसने अलग से डिस्टिंक्टली प्रॉमिस देना पड़ेगा. किस चीज़ का? ऐसी उसने स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि जिसके अंदर उसने क्लियरली मेंशन किया हो कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करता है तो वो जो श्योरिटी है, गारंटर है, वो बिल्कुल आंसरेबल रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस डिफ़ॉल्ट को पूरा करने के लिए. तो हमारा फोर्थ इसेंशियल क्या है? श्योरिटीज डिस्टिंक्ट प्रॉमिस टू बी आंसरेबल. डिस्टिंक्ट का स्पेलिंग DISTINCT. ठीक है, सो श्योरिटीज डिस्टिंक्ट प्रॉमिस टू बी आंसरेबल. ओके, नाउ नेक्स्ट इसका इसेंशियल फीचर है नो मिसरिप्रेजेंटेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. ओके, नो मिसरिप्रेजेंटेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी तरह का मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं चलेगा. ओके, इसके अंदर सेक्शन 142 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है. एज पर सेक्शन 142 इट इज स्टेटेड डाउन that a guarantee obtained by means of misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid. Okay, हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट को कि नो मिसरिप्रेजेंटेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. इस फीचर का मतलब क्या है? देखो, A engages B as a clerk to collect money for B, money for him. Now A engages B as a clerk. A B को काम पर रखता है एज अ क्लार्क. किस काम के लिए? टू कलेक्ट मनी फॉर हिम. ओके, खुद के लिए मनी कलेक्ट करने के लिए एज अ क्लार्क A B को जॉब देता है. ठीक है, नाउ B फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसिप्ट एंड A इन कॉन्सिक्वेंसेस कॉल अपॉन हिम. ओके, नाउ ए ने एक्चुअली जो है ए ने बी को एज अ क्लार्क जॉब दिया था और ये एक्सपेक्टेड था कि एज अ क्लार्क बी ने ए के बिहाफ पे जो मनी है, पैसे है, उसका रिसिप्ट करना होगा. एंड ए इन कॉन्सिक्वेंसेस कॉल्स अपॉन हिम बी टू फर्निश द सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूली अकाउंटिंग. और ए बोलता है बी को कि मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूँ, तुम कोई तो गारंटर लेके आओ कि जो मुझे भरोसा दे कि मैं तुम्हारे अकाउंटिंग के ऊपर भरोसा करूं. अब क्या होता है? सी गिव्स द गारंटी फॉर बी फॉर हिज ड्यूली अकाउंटिंग. वो अच्छे से अकाउंटिंग मेंटेन करता है, इसकी गारंटी सी देता है. ओके, बी की गारंटी ए को सी देता है. नाउ ए डज नॉट एक्वेंट सी. ए डज नॉट एक्वेंट सी विथ बीज प्रीवियस कंडक्ट. A does not acquaint C with B's previous conduct and B afterwards makes default. The guarantee is invalid. Now देखो यहाँ पे A जो है उसे मालूम था कि B ने पहले कभी तो डिफ़ॉल्ट कमिट किया था, लेकिन फिर भी वो C को इस बात के बारे में नहीं बताता और C को बताता है कि तुम गारंटी लो कि अगर B कोई गलती करता है तो उसकी उस गलती को फुलफ़िल करके, उस गलती का जो डिफ़ॉल्ट होगा वो आप मुझे फुलफ़िल करके दोगे. लेकिन इससे पहले कोई फ्रॉड या कोई गलती बी से हुई थी, इसके बारे में कोई भी बात ए जो है वो सी को नहीं करता. तो ऐसी स्थिति में सी जो है वो गारंटर लायबल नहीं रहेगा और वो इनवैलिड कहलाएगा. ओके,
सो नो मिसरिप्रेजेंटेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. ओके, किसी भी तरह का मिसरिप्रेजेंटेशन करके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एंटर नहीं हुआ जा सकता. तो हमें इस पॉइंट को इस तरह से एक्सप्लेन करना है that a guarantee obtained by means of misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning material part of the transaction is invalid. Okay, now next point जो है, next essential feature जो है contract of guarantee का, वो है contract of guarantee must be in means it may be express or it may be implied. राइटिंग इज़ नॉट इसेंशियल. इसका फीचर क्या है अगला? राइटिंग इज़ नॉट इसेंशियल. इट मे बी आइदर एक्सप्रेस और इट मे बी इन अ implied form. Okay, section 126 expressly provides that contract of guarantee may be either oral or it may be in a written form. मतलब आप written या oral form में contract of guarantee को create कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एसेंशियल फीचर है, द लायबिलिटी मस्ट बी लार्जली लीगली एनफोर्सिएबल. द लायबिलिटी मस्ट बी लीगली एनफोर्सिएबल. फॉर एग्जाम्पल, इफ द डेट इज टाइम बेड, द श्योरिटी विल नॉट बी लायबल. ओके, द लायबिलिटी मस्ट बी लीगली एनफोर्सिएबल. ओके, इफ द डेट इज टाइम बेड, द श्योरिटी विल नॉट बी लायबल. नाउ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपने मीन्स गारंटी दी हुई है, तो वो स्पेसिफिक टाइम बेड जो लायबिलिटी होगी उसके लिए श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. ओके, लायबिलिटी मस्ट बी लीगली एनफोर्सिएबल. ये फीचर क्या बोलता है कि लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मस्ट बी लीगली एनफोर्सिएबल. ओके, अगला इसका फीचर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, लॉ एज टू बैंक गारंटी. नाउ इस पॉइंट के अंदर हमें ये ध्यान में रखना है कि बैंक की गारंटी के जो रूल्स और लॉज है वो बैंक के अकॉर्डिंग फॉलो होंगे. बैंक ने जो नॉर्म्स और रूल्स बताए हैं उसके नॉर्म्स एंड उसके रूल्स जो है वो उसके जो नॉर्म्स है बैंक ने जो डिफाइन किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही होंगे. बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते हैं वो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज़ है वो फ्रेम कर सकती है, लेकिन द लॉ एज टू बैंक गारंटी may be strictly followed as per the RBI rules and regulations. Okay, उसके अंदर हमारा आपका कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, तो ये लास्ट फीचर है. ये फीचर क्या था? लॉ एज टू बैंक गारंटी. नाउ आई विल रिपीट ऑल द एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. पहला एसेंशियल फीचर था कि इट इंक्लूड्स 3 पार्टीज, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी. नंबर 2, दूसरा फीचर था कंसिडरेशन फॉर गारंटी. मीन्स गारंटर के लिए कंसिडरेशन मिलना ज़रूरी नहीं है. जो श्योरिटी है उसको ज़रूरी नहीं है कि कोई कंसिडरेशन मिले. ठीक है, यानी पहला पॉइंट था आपका, पहला फीचर था देयर आर 3 पार्टीज. दूसरा फीचर था कंसिडरेशन ऑफ गारंटी इज़ नॉट नेसेसरी फ्रॉम द साइड ऑफ गारंटर और श्योरिटी. तीसरा पॉइंट था लायबिलिटी ऑफ principal debtor is primary in nature, whereas the liability of surety or guarantor will be secondary in nature. चौथा essential feature था surety's distinct promise to be answerable. मतलब जो surety या guarantor है उसने clear cut mention करना होगा, अच्छे से एक different promise देना होगा कि अगर जिसकी वो गारंटी ले रहा है वो कोई तरह का डिफ़ॉल्ट करता है तो वो खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. उसके बाद पांचवा इसेंशियल फीचर है नो मिसरिप्रेजेंटेशन इज़ अलाउड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. ओके, ऐसे भी मिसरिप्रेजेंटेशन तो होना ही नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाता है. तो यहाँ पर भी ये पॉइंट लागू होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में किसी भी तरह का मिसरिप्रेजेंटेशन, स्पेशली क्रेडिटर जो है वो गारंटर के सामने किसी तरह का मिसरिप्रेजेंटेशन करके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं क्रिएट कर सकता. ठीक है, और जो छठा जो इसेंशियल फीचर है वो है राइटिंग इज़ नॉट इसेंशियल. मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है ये रिटन या ओरल भी हो सकता है. और अगला जो इसका इसेंशियल फीचर है सातवां, वो है द लायबिलिटी मस्ट बी लीगली एनफोर्सिएबल. जो भी लायबिलिटी होगी वो लीगली इन्फोर्सिएबल होगी. ओके,
जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसके हिसाब से ही लायबिलिटी जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। और अगला लास्ट पॉइंट ऑफ इसेंशियल है, लॉ एज टू बैंक ऑफ गारंटी विल बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ RBI। ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के जो बाकी सारे ट्रांजेक्शन होंगे उसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो प्रिंसिपल, डेटार, क्रेडिटर और श्योरिटी मिलके डिसाइड करेंगे, लेकिन एज फार एज द बैंक्स गारंटी इज कंसर्न द नॉर्म्स ऑफ द RBI विल बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। ओके, सो लास्ट पॉइंट क्या था, लॉ एज टू बैंक गारंटी विल बी फॉलोड एज पर द बैंक्स नॉर्म or bank's rules. Okay, so in this way we have seen today what is meant by contract of guarantee and what is meant by contract of indemnity. Also we have seen the essential features of contract of indemnity, as well as we have seen what were the essential features of contract of guarantee. I hope you might have understood, and if you have any doubt in our Google Meet lecture, you can clear that doubt. Thank you for listening.